इंडिया है जिसको भारत हम लोग कहते हैं असलियत में, वही हमको बचाएगा इन अंग्रेज़ों से। और उसकी समझ हमको नहीं है, इसीलिए हम फंसते जा रहे हैं उनके जाल में। तो इस जाल से निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस प्रोसेस पे हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम लोगों को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे साथ में क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं। कल चूँकि आपके साथ सोमदेव भाई थे, रविंदर भाई आपके साथ में थे, तो आप लोगों को कुछ सारी चीज़ें तो बताई होंगी, कुछ आपको पहले से पता होगा, कुछ लोग वीडियोस सुनते होंगे तो उनसे जानकारी होगी, लेकिन आमने सामने बैठकर चर्चा करने का अलग वो रहता है, प्रभाव रहता है। तो इसलिए आप सब लोग इकट्ठा हुए, इसके लिए आप सब लोगों के लिए ज़ोरदार तालियां। गिलास में दिए, गर्म है, ठंडा दे दिए, बल्कि नॉर्मल दे। तो हम लोग एक एक करके इश्यूज पे बात करते होते थे। आज मुझे ऐसा लगता है कि जनता सरकार मोर्चा के साथियों को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं रहती है, उन लोगों को तो पता होता है। पर जो नए लोग आए हैं, उन नए लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए कि जनता सरकार मोर्चा क्या है, जनता सरकार मोर्चा का मकसद क्या है, और ये जो लोग हैं ये इकट्ठे क्यों हुए थे, ये पता होना चाहिए हम लोगों को। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये वो सारे लोग हैं जो अग्रणी भूमिका में रहते हैं, जो पिछले कई सालों से अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं एजुकेशन सेक्टर पे काम कर रहा था, मैं एक शिक्षक हूं बेसिकली, हरियाणा सरकार में नौकरी किया करता था। और 2012 में मुझे जब ये एहसास हुआ कि सरकार मेरे ही हाथों से हमारे गांव के स्कूलों को बर्बाद करवा रही है, तो और सरकार का उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करने का बिल्कुल नहीं है, ये मुझे समझ में आया 2011-12 में कि सरकार का उद्देश्य आपके बच्चों को पढ़ाना नहीं है, पढ़ाई के नाम पर आपके बच्चों का ब्रेन वॉश करना है, पढ़ाई के नाम पर आपके बच्चों को बर्बाद करना है, पढ़ाई के नाम पर आपके बच्चों को ऐसा बनाना है कि जो अपने अलावा किसी और के बारे में ना सोचें। और आपके बच्चे जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो जितने ज्यादा नंबर लेते हैं, वो वैसे ही होंगे। जितने ज्यादा नंबर हैं उतने ही समाज से कटे हुए हैं। जितना इंटेलिजेंट है उतना ही समाज से टूटा हुआ है, उसको कोई लेना देना नहीं है समाज में क्या हो रहा है, उतना ही मतलब ही है। उसको पैकेज चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको प्राइवेसी चाहिए, उसको अलग रहना है, उसको फैमिली से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए छोटा परिवार होना जरूरी है, उसके लिए देश की जनसंख्या समस्या है, उसके लिए देश में सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो किसान है। उसकी समझ में ये आता है कि सरकार बहुत अच्छी होती है, उसकी समझ में ये आता है कि जो लोग हैं वो निकम्मे हैं। जो पढ़ा लिखा आदमी है ना, उसको वो ये साबित करने पे लगा रहता है कि देश के लोग तो निकम्मे हैं और सरकार अच्छी है। ऐसा ही होता है ना। आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी से बात करोगे, जिसका कॉमन सेंस जिंदा है, जो समाज से जुड़ा हुआ आदमी है, उसको सब समस्याएं नजर आती हैं, उसको साफ नजर आ रहा है कि सरकार प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से आपको बर्बाद करने पे लगी है। हम लोग जहां ठहरे हुए हैं वहां से ये जगह 1 किलोमीटर के करीब है। मैं रात को भी पैदल आया था यहां, और अभी सुबह भी हम लोग पैदल आए हैं यहां। पैदल आते हुए मैं और रविंदर रास्ते में बात कर रहे थे कि इस सड़क पर जितनी दुकानें हैं उनमें से एक भी दुकान की जरूरत नहीं है समाज को, लेकिन सरकारों ने समाज के बच्चों को यह यकीन दिला दिया कि हाथ का हुनर नहीं करना। हाथ का हुनर अगर तुमने पैदा कर लिया या तुमने सीख लिया तो तुम निकम्मे हो जाओगे। तो तुमको बाबूजी बनने वाला काम करना है, और बाबूजी बनने वाला काम है ट्रेडिंग, मतलब सामान लेना और बेचना। और सामान लेने और बेचने की दुकान खोल लोगे तो शायद आप बचोगे। फिर अगर विष्णु भाई की तरह अगर ईमानदारी से और गऊ पे काम करके, पंचगव्य पे और खेती पे, प्रैक्टिकल जीवन पे काम करने लगोगे तो आपको सुनेंगे भी नहीं
आपकी बेइज्जती भी करेंगे और आपको लाभ भी नहीं होगा, आपका घर चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि आप चरस बेचेंगे, गांजा बेचेंगे, दारू बेचेंगे, गुटखा बेचेंगे, पान मसाला बेचेंगे, तंबाकू बेचेंगे, टीवी बेचेंगे, मोबाइल का कारोबार करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार करेंगे, तो आपकी चांदी हो ही रहेगी। यही है ना? मतलब अच्छा काम करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा, और अगर आप वो काम करेंगे जिससे समाज टूटता हो, जिससे समाज में सत्यानाश होता हो, तो आपको लाभ होगा। आप पढ़ाई करने के बाद, जैसे हमारे घर में कई बार चर्चा होती है, तो मेरी जो धर्मपत्नी है वो मुझसे कई बार बोलती है कि आप बेटे को बोल दो थोड़ा सा पढ़ लेगा। तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछता हूं, पढ़ने के बाद क्या करेगा? पहले हमें यह बताइए, पढ़ने के बाद क्या करेगा? यहां कुछ बच्चे आए हुए हैं कोचिंग सेंटर से, मैं देख रहा था, रास्ते में आए थे, हमें मिले थे। तो अब वो कोचिंग लेते हैं बच्चे, उनके माँ बाप अपना पेट काट कर उनके लिए फीस का इंतजाम करते हैं। वो बच्चे पूरे समाज से टूटकर कोचिंग में 24 घंटे लगे रहते हैं। और बिहार तो मशहूर है इस मामले में, कोचिंग के मामले में, क्योंकि यहां तो बड़ा ही खेल खेला गया। बिहार और झारखंड का एरिया में तो आप लोगों के साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया। क्या खेल खेला गया? आप लोगों को यह एहसास दिला दिया गया कि आप लोग जो हैं वो गरीब हैं, और वो इसलिए गरीब हैं क्योंकि आप अनपढ़ हैं। ठीक है ना? आपको यह यकीन दिला दिया कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए गरीब हैं। तो आपको अगर अमीर होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जो आदमी गरीब होता है, जब उसके घर में खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वो बच्चा जी जान से मेहनत करता है, जी जान से पढ़ता है, तो वो कहीं ना कहीं उस पूरे देश में उस कंपटीशन एग्जाम में, जिसको यूपीएससी कहते हैं, जिसमें कलेक्टर बना जाता है, सबसे ज्यादा पास होने वाले जो बच्चे होते हैं वो बिहार से हुआ करते थे। क्यों जी? पूरे देश में सबसे ज्यादा सिलेक्शन बिहार से हुआ करते थे, और बिहार में भी वो इलाका रहा होगा जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है। अब वो बच्चे जब टॉप करते हैं तो आसपास के लोग कहते हैं कि देखो उसका बच्चा पढ़ करके कलेक्टर बन गया, तुम भी पढ़ाई करो। और फिर हम सब लोग पढ़ाई की तरफ चल पड़ते हैं। जो अपने पास असली धन है, हमारी सेहत, हमारी मेहनत, हमारा गांव, हमारे लोग, हमारा स्वास्थ्य, हमारी सेहत, हमारे पशुधन और हमारी जमीन और हमारा गांव, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, और हम पढ़ाई के पीछे दौड़ पड़े। पढ़ाई करने के बाद आखिर में आप कुछ बन गए। क्या क्या बने? या तो आप टीचर बने, या आप क्लर्क बने, या आप पुलिस में लगे, या आप कहीं पर बिजली विभाग में लगे, या किसी भी डिपार्टमेंट में, और आखिर में कलेक्टर तक चले गए। इस कोरोना के दौर में देखा, आपके साथ जबरदस्ती करने वाला आदमी वही था जो पेपर देकर लगा था नौकरी। वही था कि नहीं था? आपको घरों में कैद करने वाला, आपको जबरदस्ती इंजेक्शंस लगाने वाला, आप लोगों को मजबूर करने वाला कौन था? वही नौकर, वही कलेक्टर है। और वो कलेक्टर को जब आप सच्चाई बताते, और उस कलेक्टर को जब आप सच्चाई बताते, तो वो कलेक्टर क्या बोलता था? बात तो आपकी ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, पर हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, हमें तो नौकरी करनी है, हम क्या करें? ऐसे ही बोलते थे ना। उस नौकरी करने वाले आदमी में इतनी अकल नहीं थी कि वो अपने लोगों को बचा ले। उस नौकरी करने वाले आदमी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सरकार को कह दे कि तुम गलत कर रहे हो हमारे साथ। आज पूरे गांव के अंदर लोगों के बॉडी में दर्द है, शरीरों में दर्द है ना, जिसने दो लगवा रखे हैं। किसी के घुटनों में दर्द, किसी के बालों में दर्द, किसी के नाखून गिर रहे हैं, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के दांत गिर रहे हैं, किसी की याददाश्त चली गई है, किसी को खुजली रहती है, किसी को दाने हो गए हैं, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई ब्रेन हैमरेज से मर रहा है, किसी को लकवा है, किसी को नपुंसकता, किसी को बांझपन, लेडीज में पीरियड्स में दिक्कत आ रही है, कंसीव होने में दिक्कत आ रही है, मिसकैरेजेज हो रहे हैं। पूरा समाज बीमार करके रख दिया। उसका जिम्मेदार कौन है? ये नौकर। नौकर के ऊपर दबाव किसने डाला? सरकार ने। सरकार में कौन बैठा?
आपका विधायक, आपका सांसद, आपका मुख्यमंत्री, आपका प्रधानमंत्री आया आपको बचाने? कोई नहीं आया ना। आपके साथ गलत हो रहा हो तो बचाने कौन आता है? पड़ोस, गांव, रिश्तेदार, परिवार, यही आएगा ना। ये नौकर बचाने नहीं आएगा, सरकार बचाने नहीं आएगी। ये आपको कुचलने तो आ सकती है, ये आपकी जमीन हड़पने तो आ सकती है, लेकिन आपको बचाने नहीं आएगी। तो ये बच्चे जब नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो मैं देख रहा था कि ये नौकरी करके क्या करेंगे। और मैं जब स्कूल में पढ़ाता था तब भी मैं यही सोचा करता था कि ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं स्कूल में, ये बड़े होकर क्या करेंगे। और यही सवाल मुझे मेरे बच्चे के लिए समझ में आता था कि मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। तो मैं अपनी धर्मपत्नी से बोलता, मैंने कहा भाग्यवान ये करेगा क्या पढ़ के? पढ़ने के बाद इस डिग्री का, इस सर्टिफिकेट का, इस पेपर का, इस रैंक का सिर्फ एक ही काम होगा, और वो होगा इसे नौकर बनाना। और हमारे पुरखे कहा करते थे नौकरी सबसे नीच काम। और ये इस कोरोना में साबित हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने तो तय किया भैया, ना तो हम नौकरी करने की इच्छा रखने वाली बच्ची को, बेटी को अपनी पुत्र वधू बनाएंगे, और ना अपने बेटे को कभी नौकर बनाएंगे। सीधी सी बात है। नौकरी करने वाले तो समाज के सबसे नीच लोग हैं। और मैं तो देख रहा था नौकरी करने के बाद जो अपना गांव छोड़कर चला गया, नौकरी लगने के बाद उस व्यक्ति ने कभी आकर आपके गांव की सुध ली क्या? किसी ने ली? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बताएं, या जो बड़े हैं वो बताएं। 50 साल के लोग भी बैठे हैं, 60 साल के लोग भी बैठे हैं। आपके गांव से बनकर कोई कलेक्टर बन गया, गांव के स्कूल में पढ़ा, आसपास के लोगों ने पढ़ाया, और कलेक्टर बनने के बाद में वापस गांव का उसने कुछ भी नहीं किया आज तक। तो क्या कर, किसके लिए किया फिर? अपने लिए पैसा जोड़ना, धन दौलत बनाना, गाड़ी बनाना, ये काम तो वेश्या भी कर लेती है नहीं? तो ऐसे नौकर में और वेश्या में कोई फर्क हुआ क्या? कोई फर्क नहीं हुआ। तो ऐसे लोग, मुझे लगता है हम लोगों को सोचने की जरूरत है। तो जब मुझे ये समझ में आया तो मैंने नौकरी छोड़ना बेहतर समझा, और छोड़ करके अपने समाज पे काम करना शुरू किया। धीरे धीरे देश भर के सारे प्रदेशों में जाना शुरू किया। तो मुझे एक बात समझ में आई, और वो बात ये थी कि बिहार का आदमी कोई तो यकीन दिला दिया कि तुम पढ़े नहीं हो इसलिए तुम गरीब हो, और तुम्हारी ज़मीनें तो किसी काम की नहीं है, ज़मीन में तो कुछ नहीं रखा है, खेती से तो कुछ नहीं हो सकता, पशुधन से तो कुछ नहीं होगा। और फिर यहाँ का आदमी नौकरी करने के लिए, झारखंड का, बिहार का आदमी नौकरी करने के लिए किधर चला? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, है ना, कि उधर हम लोग मेहनत करेंगे जा करके। वहाँ जाकर मेहनत करने लगा। और जब यहाँ का नौजवान पेपर की तैयारी में लगा हुआ था और उधर हरियाणा, पंजाब में जाकर के शरीर से मेहनत कर रहा था, तो पीछे से पता चलता है अंबानी और अडानी को बिहार की ज़मीन चाहिए। वो तो यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उनको तो यहाँ माइनिंग के ठेके मिले हैं, उनको तो यहाँ बांध बनाने का ठेका मिला है, उनको तो यहाँ कोयले की खदान भी मिली है, सोने की भी मिली है, बॉक्साइट की भी मिली है कि नहीं? अच्छा, आप लोगों को पेपर के पीछे इसलिए लगाया गया कि कहीं कोई गलती से हमारे जैसा आदमी जो थोड़ा बहुत जानता हो वो नौकरी के अंदर ही फंसा रहे, और पेपर में लगा रहोगे तो आपको सच्चाई बात का पता नहीं चलेगा। क्या आपको मालूम है कि इस धरती पर जो आदमी इस देश का नागरिक है, जो असली नागरिक है, कौन? जो वोट नहीं डालता, वो असली नागरिक है। पता आपको ये बात? नहीं पता? तो मैं आपको बताता हूं, जो वोट डालता है वो इलेक्शन में भाग लेता है, इलेक्शन करता है कि नहीं? यानी कि जो वोटिंग में भाग लेता है वो इलेक्ट करता है। और असल में भारत की हुंकार है, असल में जनता सरकार है। तो सरकार का मतलब कौन है? मालिक है। और जो तनख्वाह लेता है वो कौन होता है? नौकर। तो प्रधानमंत्री तनख्वाह लेता है, राष्ट्रपति तनख्वाह लेता है, मुख्यमंत्री भी लेता है,
राज्यपाल भी लेता है, डीसी कलेक्टर भी लेता है, तो क्लर्क से लेकर और राष्ट्रपति तक सारे के सारे तनख्वाह लेते हैं। अगर वो तनख्वाह लेते हैं तो वो नौकर हैं, और नौकर का इलेक्शन होता है कि सिलेक्शन होता है? सिलेक्शन होना चाहिए। मालिक छांटेगा कि किसको नौकर बनाना है, ऐसे ही होता है ना, मालिक तय करता है ना। इसीलिए जो आदमी इस धरती का मालिक है वो कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो आदमी दूसरे देश में से आया है, जो बाहर का आदमी है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि वो बाहर का आदमी है। तो जो आदमी ये मानते हैं कि मैं इस देश का नहीं हूं, जो आदमी ये मानते हैं कि मैं इस देश का असली नागरिक नहीं हूं, मैं तो शरणार्थी हूं, मैं तो माइग्रेंट हूं, वो आदमी सिर्फ इलेक्शन में भाग लेता है। तो आप सब लोग इलेक्शन में भाग लेते हैं, तो आप ये मान लेते हो कि हम लोग बाहर से आए हैं। अब कई बार आदमी मानता नहीं है, जब वो गांव में रहता है, जब वो अपनी जगह पर रहता है तो वो मानता नहीं है। तो सरकार क्या खेल खेलती है फिर? सरकार फिर आपके बीच में ऐसे लालची लोगों को लेकर आती है जो कहती है कि भैया तुम्हें तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो, बहुत गौर करने की बात है ये। असल में कोरोना खतरनाक था या उसका इंजेक्शन? क्या था? जोर से बोलो, क्या खतरनाक था? आप बोल रहे हो इंजेक्शन। कोई मानता है कोरोना भी खतरनाक था? नहीं मानता। तो प्रचार किसका किया? प्रधानमंत्री ने प्रचार किसका किया? मास्क का, कोरोना का, कोरोना के इंजेक्शन का, है कि नहीं? उस कोरोना के नाम पर दिए गए ड्रामों का, लोन का, जबरदस्तियों का, उन सब का उसने प्रचार किया। कोरोना के वैक्सीन की कंपनियों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई इनके साइड इफेक्ट लिखे हुए थे, उसका प्रचार किसी ने किया? टीवी ने किया, अखबार ने किया, प्रधानमंत्री ने किया, मुख्यमंत्री ने किया, किसी सामाजिक संस्था ने किया? किसी ने नहीं किया। इसका मतलब फायदे की चीज का प्रचार नहीं होगा, और जिसका प्रचार होगा उसका फायदा नहीं होगा। इसका मतलब आपके टेलीविजन में जिसका भी प्रचार चल रहा है, आपके मोबाइल में जिसका प्रचार चल रहा है, आपके अखबार में जिसका फ्रंट पेज पे फोटो आ रहा है, जिसका प्रचार सरकार कर रही है, वो आपके सत्यानाश का कारण है। इसका सीधा मतलब यह है। नहीं समझे? समझ गए? तो सरकार आपको किस चीज के लिए प्रचारित कर रही है? कि उसने नौकरी के लिए तैयारी की। क्या बोलेंगे अखबार में? कैसे छप के आएगा? रिक्शा चलाने वाले ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और फिर बेटी को पढ़ाया। उसने, किसान ने अपनी जमीन बेच करके शहर में शिफ्ट हो गया और वहां पेपर दिलवाया और वो पास हो गई। वो कभी भी उन 10 लाख बच्चों का जिक्र नहीं करेंगे जिनके माँ बाप ने उन बच्चों के लिए इतना बलिदान किया था और वो सिलेक्शन नहीं हुआ। होगा भी नहीं। भाई 10 लाख बच्चे हैं, फार्म भरा 10 लाख बच्चों ने, 1000 बच्चों के लिए पोस्ट है, तो कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा? 1000। मतलब 9,99,000 बच्चों का सिलेक्शन है नहीं होना। होना ही नहीं है। कितना ही पढ़ लो, कितने ही पेपर दे लो, जब 1000 सीट है तो 1000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन सरकार यह प्रचारित करेगी कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो योग्य नहीं थे। अखबार यह प्रचारित करेगा कि वो योग्य नहीं थे। उस 9,99,000 बच्चों में भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जमीनें गिरवी रखकर अपने बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन उनका जिक्र कहीं भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ, यदि इलेक्शन कमीशन और सरकार 24 घंटे ये प्रचार कर रही है कि आपको मतदान करना चाहिए, तो मतदान आपके फायदे का है कि नुकसान का है? अगर नुकसान का है तो नुकसान क्या है, और अगर फायदे का है तो अब हम इसका फायदा कैसे उठाएं, ये बड़ा जरूरी है। 2024 का चुनाव है। देश में मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत तगड़ा माहौल है कि नहीं? नीतीश कुमार को जूते लगने वाले हैं, लगने वाले हैं कि नहीं? बिहार में, झारखंड में किसकी सरकार है?
बीजेपी की है? और कौन सी पार्टी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा की। अच्छा, हाँ, झामुमो जो जेल में है। हाँ, ठीक 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 ठीक। उसको इसीलिए जेल में भेजा गया है कि बाहर आ जाएगा तो प्रचार कर लेगा, वो चुनाव के बाद फिर ठीक हो जाएगा। जैसे अरविंद केजरीवाल को भी भेजा गया था ना। तो आने वाले वक्त में इसका मतलब ये हुआ, अच्छा, झारखंड आदिवासी इलाका है तो आदिवासी महिला को बिठाया है उन्होंने राष्ट्रपति पद पर। जैसे वो आपके बीच के आदमी का इस्तेमाल करते हैं आपके बीच घुसने के लिए। जिस दिन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट की थी ना बीजेपी ने, उस दिन यकीन तो था सबको कि बीजेपी का कैंडिडेट ही जीतेगा। उस दिन जैसे ही नॉमिनेशन हुआ, मेरे मुंह से सबसे पहला शब्द निकला था, अब आदिवासियों की खैर नहीं। जैसे ही वो बनी राष्ट्रपति, मुझे समझ में आ गया कि अब आदिवासियों की वाट लगने वाली है, क्योंकि अब उसके बहाने से लपेटा जाएगा सबको। तो अब की बार आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है, एनडीए सरकार के साथ जो भी व्यक्ति है ना, एनडीए यानी कि बीजेपी के साथ जो भी व्यक्ति है, उसके खिलाफ पहले से ही माहौल है। तो अगर आप एनडीए को वोट करना चाहते थे तो इससे बढ़िया है कि आप वोट ही ना डालो। और अगर वोट डालें तो अभी फिलहाल तो पहला स्टेप तो यह है कि अभी तो इस तंत्र में घुसे हुए लोगों को पहले तो अभी रिजेक्ट करो। अभी तो पहले जनता को यह यकीन होना चाहिए कि भाई हम तुम्हें हरा सकते हैं। पहले यह यकीन हो जाए, तुम्हारे पास जितनी मर्जी ईवीएम हो, तुम्हारे पास जो मर्जी हो, पहले तो तुमको हराएं। उसके बाद वोट डालनी है कि नहीं डालनी है, इस पर चर्चा इलेक्शन के बाद करेंगे। क्योंकि हमको जो अगली लड़ाई लड़नी है वो इस बात की लड़नी है कि हम असली में इस देश के नागरिक बनेंगे कब, असली में हम मालिक कब बनेंगे। असल मालिक बनना है ना अपने को, जनता की सरकार लानी है। और अगर जनता की सरकार लानी है तो इनके तरीके से तो नहीं होगा, इलेक्शन के तरीके से तो नहीं होगा, ये तो सिलेक्शन के तरीके से होगा। तो सिलेक्शन के तरीके से कैसे लानी है, ये चुनाव के बाद हम लोग तय करेंगे। अब क्योंकि आपको शरणार्थी साबित करना है, क्योंकि आपको माइग्रेंट साबित करना है, तो इसीलिए वो क्या करेंगे, इसीलिए वो आपको इस तरह के मौके देंगे। सरकार ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि आप अपने गांव में रहकर कोई काम ना कर पाओ। पढ़ाई पढ़नी है तो शहर जाना पड़ेगा, नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा, फिर नौकरी करनी है तो अपना गांव छोड़कर कहीं और नौकरी करनी पड़ेगी। शहर में रहते हो तो गांव में नौकरी करनी पड़ेगी, गांव के हो तो किसी और गांव में जाकर नौकरी करनी पड़ेगी। बिजनेस करना है तो भी आपको शहर में ही दुकान खोलनी पड़ेगी। कोई मैकेनिक का काम सीखा है तो भी आपको शहर में ही दुकान खोलनी पड़ेगी। आपको कोई और मतलब कुछ भी करना है, कुछ भी करोगे, उसके लिए आपके लिए उपयुक्त माहौल सरकार गांव में देगी कि शहर में देगी? शहर में देगी। और गांव को बर्बाद करने के लिए लोगों का शहर में माइग्रेंट होना बड़ा जरूरी है। जब आप शहर में चले जाओगे, शहर में बहुत सारी भीड़ हो जाएगी, तो उसके बाद वो आपको शहर से फिर बोलेंगे कि इस देश में कुछ नहीं रखा है, अब दूसरे देश में चलते हैं। क्यों जी? यहां से झारखंड से और बिहार से बहुत लोग गए ना पंजाब और हरियाणा, और वहीं जाकर बस गए। अब पूरी की पूरी कॉलोनीज बसा ली उन लोगों ने, यहां वाले लोगों ने, बिहारियों ने वहां जाकर के, झारखंड वालों ने वहां जाकर के अपनी पूरी कॉलोनीज बसा ली। अब वो उनका वोट बैंक हो गए, क्योंकि वोट पूरा का पूरा चंक है, वहां मेहनत करने वाले लोगों का पूरा जखीरा है। अब वो जखीरा है तो वो उनके वोट बैंक है, तो जिनके वोट बैंक है वो उनका सपोर्ट करते हैं। यही काम जो इंडिया छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वहां पर हमारे वाले इंडिया वाले लोगों का हो रहा है। यही काम जो बांग्लादेश से इधर आ रहे हैं रोहिंग्यास और दूसरे लोग, उनका हो रहा है। हर कोई अपना देश छोड़कर जा रहा है ना। नेपाल से भी आ रहे हैं इधर छोड़ करके, नेपाल से छोड़ के भी आ रहे हैं ना भारत में, तो उनका भी एक अलग इलाका बस रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आप लोगों का बिहार छोड़कर जाना, हम लोगों का हरियाणा पंजाब छोड़कर जाना, बांग्लादेशियों का बांग्लादेश छोड़कर आना, यह सब योजना का हिस्सा है। अभी डंकी में बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो डंकी में पहले तो इधर जमीन बेचकर जाओ, फिर वहां जाओ, धक्के खाते रहो। कोई 6 महीने में पहुंचता है, कोई 2 महीने में पहुंचता है, कोई 1 साल में पहुंचता है, कोई पहुंचता ही नहीं है।
किसी की डेड बॉडी भी नहीं पहुंचती है, किसी किसी की डेड बॉडी मिल जाती है, किसी किसी की डेड बॉडी भी नहीं पहुंचती है। ऐसा देश जिसके पास इंटरनेट है, ड्रोन है, हाई सिक्योरिटी है, सबसे ज्यादा हथियार हैं, पूरी सुरक्षित सीमा है, उस देश में भी डंकी से किसी देश में लोग एंटर कर जाएंगे, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता भाई। अगर वो चाहें और अगर सरकार चाहे, आप लोगों के साथ 2 साल पहले इन सरकारों ने ये साबित कर दिया कि यहां बिना आर्मी के आपकी ऐसी हालत कर दी, आप गांव से बाहर नहीं निकल सकते थे। आपको एक जिले से दूसरे जिले में जाना पड़ता था तो नाकाबंदी होती थी वहां पर, और आपको सब कुछ दर्ज करवा के जाना पड़ता था। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तो कहानी ही छोड़ दीजिए, और एक देश से दूसरे देश का तो बात ही करना बंद कर दीजिए। इसका मतलब कि जो डंकी से दूसरे देशों में भेजे जा रहे बच्चे हैं, ये भी पूरा गेम प्लान है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सही चीज बेचने वाले को कभी लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन पेस्टिसाइड, यूरिया, दवाई, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट का काम करने वाले को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। तो आजकल सबसे बड़ा धंधा जो चला हुआ है ट्यूशन सेंटर के बाद, वो चला हुआ है माइग्रेशन का, इमिग्रेशन का, दूसरे देशों में भेजने का। वो दफ्तर बने हुए हैं ना, आइल्ट्स के सेंटर बने हुए हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, यानी कोचिंग सेंटर का धंधा, ये भी देश को बर्बाद करने का। पेस्टिसाइड का धंधा, ये भी। ड्रग्स का धंधा, ये भी। दवाइयां जो बेचते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियों के, ये भी। अब डॉक्टर जो है एमबीबीएस कर लेता है, लेकिन उसने दवाई कौन सी देनी है ये कंपनी का एमआर बताता है उसको। ये तो सब लोगों को पता है कोई मेडिकल लाइन से, मेडिकल लाइन से किसी का मेडिकल लाइन से वास्ता पड़ा हो, पता है कि नहीं? इसका मतलब असली जो बीमारी है वो सरकार ही है, और इसका इलाज जनता। ठीक है, सरकार का इलाज जनता है, और तभी जनता सरकार बात बनेगी। इसी मिशन को लेकर के हम लोग निकले हुए। और जो मैंने आपको शुरुआत की थी बात, कि जब स्कूल में काम करते हुए ये महसूस हुआ कि सब छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ करके अपना एक सिस्टम तैयार किया और लोगों को समझाना शुरू किया। इसी तरह कोई खेती पे काम करता है हमारे बीच में, कोई आयुर्वेद पे काम करता है, कोई पंचगव्य पे काम करता है, कोई अलग अलग हिस्सों पे समाज को बचाने के अलग अलग, कोई बीजों पे काम करता है। अब उन इस विषयों पर काम करते करते जिन जिन लोगों को ये लगा कि हम सबको मिलकर के अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने बैठ करके 2022 में जब कोरोना का दौर चला हुआ था, चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था, मास्क के नाम पर चालान कट रहे थे, और मास्क के नाम पर चालान कटते कटते जब लोगों से, सरकारों से लड़ते लड़ते बाय चांस ऐसा हुआ कि हम लोगों की नज़रों में पहुंच गए। वो जो वीडियो वायरल हुई और उसकी वजह से पता लग गया लोगों को कि लोग लड़ रहे हैं, डिस्कोर्स चालू हुआ, चर्चा चालू हुई, और लोगों को इस पे चर्चा होते ही अब पता लग गया कि सारा खेल सरकार पूंजीपतियों के साथ और फार्मा कंपनियों के साथ मिलकर के कर रही है। तो लोग खड़े होने शुरू हुए। तो हमने जनता सरकार मोर्चा की एक मीटिंग बुलाई कि हम एक मोर्चा तैयार करते हैं जिसका काम होगा समाज को दिशा दिखाना, जिसका उद्देश्य होगा समाज के अंदर उन लोगों को इकट्ठा करना जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो सच की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो ईमानदारी से जीना चाहते हैं। आप में से कौन है जो डिप्रेशन में जीना चाहता है, जो गुस्से में जीना चाहता है, जो चाहता है मेरे परिवार में प्रेम ना हो, जो चाहता है कि पैसा खूब हो पर लड़ाई बेशक बजती रहे? चाहता है कोई? पैसा चाहिए कि प्रेम चाहिए? हर तरफ प्रेम ही चाहिए। पैसा हो और डिप्रेशन हो किसी काम का नहीं है। पैसा है, शरीर में दर्द है, किसी काम का नहीं है। पैसा है और घर में क्लेश है, कोई काम का नहीं है। सब कुछ है, लेकिन अगर समाज में आपकी स्वीकार्यता नहीं है तो किसी काम के नहीं हो। इसका मतलब समाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समाज को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, जो लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं, जो सच्चाई को महत्व देते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करने के लिए फिर जनता सरकार मोर्चा का गठन हुआ, और सारे साथियों ने मिलकर के ये तय किया कि एक काम करते हैं, पूरे देश में से ऐसे लोगों को छांटते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं और ढूंढ करके देखते हैं कि कहां कहां कैसे कैसे लोग हैं।
तो आप लोगों को बुलाने के पीछे, आप लोगों को यहां ट्रेनिंग में बिठाने के पीछे एक पर्पस है कि भैया आप लोग तय कर लीजिए कि आपको जनता सरकार मोर्चा के साथ कितना लंबा चलना है। यहां आपके दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य है, कोई साथी यहां ऐसा इसलिए भी आ सकता है कि भाई उसका बहुत बड़ा कर्जा है, उसको बैंकों ने बहुत परेशान कर रखा है और वो बहुत दुखी है, और उसको पता चला कि जनता सरकार मोर्चा के साथ ही कर्ज मुक्ति वाला कोई अभियान चलाए हुए हैं, तो वो अपने समस्या के समाधान के लिए मोर्चा से संपर्क किया। मोर्चा के लोगों ने उसे बोला कि तुम ट्रेनिंग में आओ। तो मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं, यदि आप लोग ट्रेनिंग में आए हो तो आप लोगों की जो लोन वाली जो समस्या है उसका समाधान तो अभी के अभी हो गया, समझ लो। मतलब आपको इसके लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अपनी लोन की समस्या का समाधान करने के लिए आपको मोर्चे से जुड़े रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ गए बात आप? आज आप आए हो, मोर्चे का एक नंबर है, हम आपको जारी कर देंगे, उस नंबर पे मिस्ड कॉल करिए, और उस नंबर पर मिस्ड कॉल करने के बाद आपका लोन वाली समस्या का तो समाधान अभी के अभी हो जाएगा। ठीक है? अब बची अगली समस्या कि जो देश की समस्याएं हैं, जो समाज की समस्याएं हैं, जो आपके घर की समस्याएं हैं, आपके बच्चे की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, से उसकी सेहत के साथ साथ उसके रोजगार की है, और समाज में जो अव्यवस्था फैली है, जो नशे का कारोबार चल रहा है, जो समाज को बर्बाद करने की ताकतें लगी हुई हैं बर्बाद करने के लिए, उनसे जो लड़ाई है वो लड़ना इंपॉर्टेंट है। अब जो साथी इस मोर्चे में अपने लोन वाले मुद्दे को साइड में रख करके बाकी समाज की लड़ाई लड़ना चाहता है, हमें उन लोगों की तलाश है कोई हमारे बीच यहाँ ऐसा साथी जो समाज की लड़ाई के लिए तैयार है कोई? हाथ नीचे करो। ऐसा कोई है जिसको सिर्फ अपनी लड़ाई से मतलब है, समाज की लड़ाई से कोई मतलब नहीं? नहीं, बहुत अच्छी बात, आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो यह कहने का मतलब यह हुआ, इस बातचीत के अंत में मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, उस नंबर पर आप जब आप खाना खाने जाएंगे उस टाइम पर आपने एक मैसेज कर देना है कि आज हम ट्रेनिंग में हैं। जो कभी ट्रेनिंग में नहीं आया है उसके लिए है ये, और जो साथी सेकंड लेवल की ट्रेनिंग में आना चाहता है वो तो नाम लिखवा ही देगा। 9 तारीख से 15 तारीख सबको मालूम है ना? 9 तारीख से 15 तारीख तक सेकंड लेवल की ट्रेनिंग है जो इस लड़ाई को आगे लेकर के जाने में हेल्प करेगी। और तीसरा, इस 3 दिन की ट्रेनिंग से जो भी आपको समझ में आता है उसके बाद आपने अपना क्षेत्र चुन लेना है। क्षेत्र कैसे? अब किसी भाई को कर्ज मुक्ति वाले आंदोलन में हिस्सा लेना है, कोई साथी कहता है मुझे खेती में इंटरेस्ट है और मैं खेती में ही खेती की क्रियाकलाप में ही पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो वो खेती वाले पार्ट को चुन ले और अपने खेती वाले साथी जहां भी आपको मिले। अपनी टीम में विष्णु भाई आए ही थे अभी थोड़ी देर पहले, वो ऑलरेडी खेती के ऊपर, जैविक खेती के ऊपर, प्राकृतिक खेती पे काम कर रहे हैं। उधर से सुनील भाई हैं, उनके साथ संपर्क कर सकते हैं, पर यहाँ लोकल हैं तो आपके काम ये आ जाएंगे। इसी तरह और कोई साथी है, फिर कोई दवा कंपनियों में है या उस क्षेत्र में अपना काम करना चाहता है तो भी उसका भी स्वागत है। कोई न्याय तंत्र में है, कोई वकालत कर रहा है, उस पर करना चाहता है वो कर ले, और शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहता है तो फिर हमारे साथ कर ले। हम आने वाले वक्त में एक ऐसे सिस्टम पर काम करने वाले हैं जिसमें आपके गांव में ही ऐसी शिक्षण व्यवस्था लागू हो जाए जिसमें हर बच्चे को रोजगार मिल जाए, और फिर गांव में ही उस बच्चे का शिक्षा हो और गांव में ही रोजगार मिले और हर बच्चे को मिले 100% रोजगार वाला सिस्टम अपने अपने गांव के हिसाब से। तो आपके झारखंड में अडानी को और अंबानी को बहुत इंटरेस्ट है, उसको बड़ी रुचि है। अभी नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पूरे झारखंड को इन्होंने हाईवेज से काट दिया है, पूरे बिहार को भी काट दिया है, पूरे मध्य प्रदेश को भी काट दिया है, पूरे छत्तीसगढ़ को भी काट दिया है, पूरे पंजाब हरियाणा को काट दिया है। पूरे देश के हर खेती वाले क्षेत्र को इन्होंने बड़े बड़े एलिवेटेड हाईवेज से काट दिया, बांट दिया है। ये ऊपर से जहाज से हिसाब लगाते हैं
कि इस वाले लाइन से इस वाली लाइन के बीच का अडानी को देना है, ये वाला टाटा को देना है, ये वाला नंदन नीलकेणी को देना है, ये वाला आनंद महिंद्रा को देना है। यहाँ पर खेती वो करेंगे, और जो ये लोग हैं जिनकी ज़मीनें हैं इनको तो यहाँ से माइग्रेंट करना बड़ा आसान है। ये तो रोज़ खुद ही कहते रहते हैं खेती में कुछ नहीं रखा है, खेती छोड़कर कहीं पे काम धंधा कर लो। अभी आप ट्रेडिंग करते हो, दुकान पे सामान बेचते हो, तो किन का बेचते हो? अपना बनाया हुआ या कंपनियों का? तो कंपनियां मजबूत होती हैं कि आप मजबूत होते हो? प्रॉफिट कंपनी को ज्यादा होता है कि आपको? कंपनी को होता है, तो कंपनी मजबूत होगी, तो मजबूत आदमी फिर आपको रगड़ना आसान हो जाएगा। आप रोज कमजोर होते जाओगे, इधर से दुकानदारी कर रहे हो, फिर जीएसटी भरना पड़ेगा, फिर इनकम टैक्स वालों को भी देना पड़ेगा, फिर कोई ना कोई अधिकारी आ जाए तो उसको भी रिश्वत खिलानी पड़ती होगी, है कि नहीं? तो आपको तो जो भी आप कमाओगे आपके हिस्से में आखिर में कुछ नहीं बचने वाला। ये सुनिश्चित करने का काम ये सरकारें बड़े शांति से, बड़े लगन से करती आ रही हैं। तो आपको धीरे धीरे इस बात पर सोचना होगा कि आपने अपना समाज मजबूत करना है या कंपनियां मजबूत करनी है, आपने अपने गांव की लोकल सरकार मजबूत करनी है या फिर जो पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है उसको मजबूत करना है। तो ये समझ देने का काम जनता सरकार मोर्चा ने शुरू किया है। इस मोर्चे में अभी तक की जो पिछली 29 जो ट्रेनिंग हमारी हो चुकी हैं, आज हमारी 30वीं ट्रेनिंग है। इस 30वीं ट्रेनिंग तक 2-3 चीज़ें हमारे मोर्चे ने बड़ी खास की हैं। एक तो ये कि यहाँ मैक्सिमम लोग निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करने के लिए आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग। कुछ लोग हैं जो स्वार्थी हैं, जो झूठ भी बोलते हैं, जो चोरी ठगी का काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते क्योंकि वो ईमानदार लोग ज़्यादा हैं तो उनका दम घुटता है ईमानदार लोगों के बीच। वो अपने जैसा आदमी ढूंढता है, हर कोई ईमानदार आदमी अपने जैसा ढूंढता है। कोई गुंडा है तो वो तड़ी पार को अपना देवता मानता है, कोई किसी को मारना चाहता है वो किसी आदमखोर को अपना देवता मानता है, कोई चोर है वो किसी बड़े डाकू को अपना आराध्य मानता है। तो इस तरीके से वो जो चोर किस्म के लोग हैं, जो झूठे किस्म के लोग हैं, वो जल्दी ही छोड़कर भाग जाते हैं। तो आप लोगों ने आपस में 2-3 काम करने हैं। आप सब लोग आए हो, एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे से बातचीत करनी है, एक दूसरे से खूब इंट्रोडक्शन करके एक दूसरे का परिचय लेना है। एक तो आने वाले समय में आपको ये मालूम पड़ेगा इनमें से सच्चे लोग कौन कौन थे। तो कल को अपने बच्चों की शादियां करने के लिए भी परिवार चाहिए, तो सच्चे लोगों के परिवार हमारे बीच में पहले से आ गए। दूसरा, अगर कोई लेन देन की बात करता है, अब सबको ये यकीन हो जाए, मान लो कि मोर्चे में सारे ईमानदार लोग हैं, लेकिन कोई आदमी मोर्चे में दिल से नहीं है और वो यहां बैठा हुआ है, तो उसकी गारंटी कौन लेगा? कोई भी नहीं ले सकता ना। तो आपस में पैसे का लेन देन ना करना, पैसे का लेन देन अपनी ही गारंटी पे करना, अपनी ही जिम्मेदारी पे करना, उसमें ये मत करना। बाकी जब हमने ये तय कर लिया कि हम जनता सरकार मोर्चा में शामिल हो गए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अब समाज में सच के साथ जीना शुरू कर देना है। किसी के साथ चोरी ठगी हमने नहीं करनी है, किसी के धन के ऊपर हमने नज़र नहीं रखनी है, किसी की बहू बेटी पर गलत नज़र हमने नहीं रखनी है, किसी को गलत नज़र से देखना नहीं है, किसी कोई तरक्की कर रहा है उसको करने देना है, बल्कि मदद की जाए तो अच्छी बात है। और अगर कोई सामान बेच रहे हो और आपको लगे कि ये सामान समाज की खराबी के लिए है, समाज का नुकसान हो रहा है और ये सामान बेचने से उल्टा नुकसान है समाज का लाभ की बजाय, तो फिर हमें धीरे धीरे उसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। धीरे धीरे हम नहीं कहेंगे कि एकदम से सब छोड़ दो, दूसरा अल्टरनेट नहीं है और ये छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर सच्चाई के रास्ते पर चलने लगो और आपको पता हो कि ये जनता सरकार मोर्चा का साथी है और सच के रास्ते पर चलने लगा है, तो फिर उसको मदद करना हमारा नैतिक फर्ज भी बनता है। कोई साथी है वो अभी मान लो पंचगव्य पे काम करना चाहता है या गौ माता पे काम करना चाहता है या खेती पर काम करना चाहता है जो समाज के फायदे की है, वो प्लास्टिक का सामान बेचता था पहले, अब वो उसको बेचना बंद करना चाहता है, तो अगर वो सही चीज़ बेच रहा है जिससे लोग हेल्दी रहें तो उसको सपोर्ट करना फिर हमारा फर्ज है। फिर हम सामान अपने लोगों से खरीदें, ऐसा हम कर सकते हैं।
है कि नहीं? तो अपने लोगों को मजबूत करने का काम है। तो आप सबके पास अपने 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 काम के, कोई एसी ठीक करता है, कोई गाड़ियां ठीक करता है, कोई मैकेनिक है बाइक का, कोई दूसरे काम करता है, तो आप सबके कस्टमर यहाँ अवेलेबल है कि नहीं ग्रुप के अंदर? तो आप सब लोग एक दूसरे के साथी बन जाओगे और एक दूसरे को समझोगे। इसके लिए हमने ये 3 दिन की ट्रेनिंग रखी है। तो बीच में चले जाओगे अगर, तो फिर एक दूसरे से मिल नहीं पाओगे। तो जब यहाँ से, जब ये सेशन ना चल रहा हो और आप बाहर हो, खाने पर हो, तो हमेशा उस आदमी के साथ बैठना है जिसको आप जानते नहीं हो। ठीक है ना? बातचीत चालू करिए, उससे पूछिए कहाँ से हो आप, क्या करते हो, कैसे आना हुआ, किसके थ्रू आना हुआ, क्या रहा। अब जो आदमी सच्चा होगा वो अपनी सारी बात बता देगा, जो झूठा होगा वो आधी छुपाता है आधी बताता है कि नहीं? उससे पता चल जाएगा। फिर कोई चीज छुपा रहा है तो उससे मत पूछो ज्यादा, ठीक है भाई रहने दे, दूसरे से पूछ लेंगे, तीसरे से पूछ लेंगे, और ऐसे करके आप एक दूसरे से मिलोगे। फिर हमें मालूम रहेगा कि आने वाले टाइम में जब हमने सरकारों को चैलेंज देना है, जब आरबीआई को हमने बंद करना है, जब सारे बैंक अब बंद होने लगेंगे, उस टाइम जो व्यवस्था बनानी होगी, उस बनाने वाली प्रक्रिया में फिर आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया होगा, उस समय में आपकी ईमानदारी कितनी रही है, ये बात फिर तय करेगी कि आपको उस व्यवस्था में कौन सी जिम्मेदारी फिर दी जाएगी। तो ये एक प्लानिंग मोटी मोटी मैंने आप लोगों के सामने रखी कि जनता सरकार मोर्चा क्या है। तो यदि आप इस परिवार का हिस्सा बनेंगे इस 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद, जो कि आपने खुद तय करना है, तो फिर आपने ये चीज़ कोशिश करनी है कि आप जितना हो सके ईमानदारी के रास्ते पर चल सकें। क्योंकि कल को सरकारों से जब लड़ाई लड़नी होगी तो भैया वहाँ चोर किस्म के लोग और जो आत्मा मरी हुई है ऐसे लोग नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, कर्जे की पोजीशन की वजह से आप अंदर से टूटे हुए हैं, आप हिम्मत हारे हुए हैं, उसकी टेंशन छोड़ दो। कल तक आपको पूरा पका के भेजेंगे कि दिक्कत आपकी नहीं है। ठीक है ना? बाकी समस्या, आप अपने आसपास की समस्या को कैसे समाधान करना है उस पर आप चर्चा कीजिए। बाकी चीजों पे हम लोग लड़ ही रहे हैं। तो ये तो हुआ मोर्चे का मोटा मोटा परिचय। दूसरा